अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो लेक्चर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उनके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जब हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए वी नीड अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम सिर्फ ये होता है कि उसने हमारे सोर्स कोड जो ह्यूमन लिखता है, जैसे कि हमने सी लैंग्वेज का कोड लिखा तो वो सोर्स कोड है, वो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, या आप कह सकते हैं मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर। यानी कि जो आप कोड लिखते हो सिंपल, वो आपका सोर्स कोड है और उसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी की फॉर्म में ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये काम आपके ट्रांसलेटर का होता है। ट्रांसलेटर जो है ना वो तीन तरह के हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले अगर हम असेंबलर की बात करें तो असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो खास करके असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को। यानी कि ये इसके अलावा किसी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आप लोग जो है वो असेंबलर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, यानी कि उस सोर्स कोड को जिसके साथ एक्सटेंशन क्या होगी .asm, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज की जब आप फाइल बनाते हो, लेट्स सपोज उस फाइल का नाम भी फाइल ही है, तो उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो होती है .asm, असेंबली। तो इस लैंग्वेज की इस एक्सटेंशन के साथ की जो सोर्स फाइल होगी, सोर्स कोड होगा, उसको कन्वर्ट करेगा कौन? असेंबलर। असेंबलर का काम ये होता है कि उसने आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। क्योंकि याद रखिएगा एक क्वेश्चन है कि क्या सारे ट्रांसलेटर आपके सोर्स कोड को, यानी कि सारे का मतलब है कि तीनों ट्रांसलेटर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे? नो। इंटरप्रेटर आपका कभी भी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी करता है। इसके बारे में हम अभी जानते हैं कि किस तरह से। तो याद रखिएगा कि ये वाली जो डायग्राम है कि सोर्स कोड को ट्रांसलेटर ने क्या किया जी? कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? ये दो ट्रांसलेटर्स की बात हो रही है, एक असेंबलर की जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, और एक कंपाइलर। देखिए मैंने यहाँ पे सोर्स कोड में सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज की बात नहीं की, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज तो जाहिर है लो लेवल लैंग्वेज है। तो जो सोर्स कोड को ट्रांसफर करना होता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, वो जो ट्रांसलेटर होता है वो आपका लो लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कर सकता है और हाई लेवल लैंग्वेज को भी। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर यूज करते हैं और लो लेवल लैंग्वेज के लिए असेंबलर को इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आप कुछ इस तरह से याद रखें कि ये दोनों जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों का काम करने का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। जब हम असेंबलर की बात करते हैं ना तो वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि असेंबली लैंग्वेज फाइल .asm की फाइल रेडी की, अब वो क्या करेगा? यहां पर आप लोगों ने उसका ट्रांसलेटर यूज किया। कौन सा ट्रांसलेटर यूज किया जी? हम लोगों ने उसके लिए असेंबलर यूज किया। लेट्स सपोज आप लोग यूज करते हो नेज़म, जिसको हम नेट वाइड असेंबलर बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये उसका एक असेंबलर का नाम है। और ये याद रखिएगा असेंबलर जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक तरह का ट्रांसलेटर है। क्यों ये स्पेसिफिक ट्रांसलेटर? इसलिए है क्योंकि ये खास आर्किटेक्चर्स को कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर का ये आर्किटेक्चर है 86 या ARM, अगर उसमें ये आर्किटेक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपोनेंट्स की ये वाली इस्तेमाल हो रही है, प्रोसेसर टाइप अगर इस आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, तो फिर वो असेंबली लैंग्वेज को जो है वो कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि असेंबलर जो है ये एक खास किस्म का स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेटर है, जिसको हम डेडिकेटेड ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इस तरह की कोई चीज नहीं है। किसी भी तरह की मशीन के ऊपर आप काम कर दो, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कर दो, वो उसको ट्रांसलेट कर लेंगे ये दोनों ट्रांसलेटर। जबकि ये थोड़ा सा समझ लीजिए ब्रांड कॉन्शियस है, अगर उसको ये आर्किटेक्चर मिलेंगे तो वो कन्वर्ट कर सकेगा। अब आपका नेज़म क्या करेगा जी? यानी कि जो आपका नेट वाइड असेंबलर है, ये असेंबलर क्या करेगा? आपके कोड को, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट कोड जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी जो है बाइनरी सीरीज होती है, यानी कि ये बाइनरी में डाटा कन्वर्ट हो चुका हुआ है, बट ये फाइनल डाटा नहीं है, क्योंकि अभी साथ में हम लोगों को लिंकर यूज करना है। लिंकर का काम क्या होता है? वो फर्दर अगर आपके पास कुछ और भी ऑब्जेक्ट कोड की फाइल्स हैं उनको मिलाना है। इसके अलावा आपने लाइब्रेरीज को साथ अटैच करना है। वो सारा काम करने के बाद, लिंकिंग करने के बाद, देन फाइनली हमारे पास कौन सी फाइल आती है जी? एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है। और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी के ऊपर लोड करता है और फिर वी आर गुड टू गो। आपका प्रोसेसर उस बाइनरी सीरीज को अंडरस्टैंड करता है, जो भी प्रोसेसिंग बनती है वो प्रोसेसिंग कर देता है। ये असेंबलर का काम है, एज वेल एज ये कंपाइलर का भी काम है।
कंपाइलर में सिर्फ चेंज क्या होगा, कंपाइलर में यहाँ पे फाइल बदल जाएगी, आपकी फाइल आ जाएगी जी, सपोज कर लें कोई भी इंडेक्स फाइल है या फाइल उसका नाम है .c, जावा की फाइल, सी की फाइल की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि सबसे पहले जो भी हम उसमें कंपाइलर यूज करते हैं, लेट्स सपोज हम लोगों ने डेव C++ जो है वो IDE यूज किया, तो उसका जो कंपाइलर होगा उसके अंदर, क्योंकि वो 3-in-1 पैकेज होता है, उसमें डिबगर भी होता है, उसमें कंपाइलर भी होता है और उसमें एडिटर भी होता है, टेक्स्ट एडिटर जिसके ऊपर आप काम करते हो, कोड लिखते हो। तो ये सोर्स फाइल आपकी किसमें पहले कन्वर्ट होगी जी, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट कोड को फिर वही बात लाइब्रेरी साथ शामिल करनी है, या अगर फर्दर आपके पास आपने डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेटजी यूज की हुई है, आपके पास और भी जगहों पर ऑब्जेक्ट फाइल्स रेडी हुई है, एक प्रोजेक्ट को 10 बंदों ने क्रिएट किया, रेडी किया, वो सारी फाइल्स एक जगह पर इकट्ठी की जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाई जाएगी जिसकी एक्सटेंशन बन जाएगी .o। जब वो ओबीजे की फाइल आपके सामने आ जाएगी, फिर हम उस ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करेंगे, लिंकिंग करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेंगे। याद रखिएगा, कंपाइलर एक इस तरह का ट्रांसलेटर है, अगर आप चाहो तो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को एक सिस्टम पे रेडी करो, एग्जीक्यूट किसी दूसरे सिस्टम पे करवा लो, यानी कि ये मशीन इंडिपेंडेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर किसी और भी अगर कंप्यूटर में शिफ्ट कर देते हो तो वहां पे उसको वो रन करवा लेता है, प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवा लेता है, यानी कि जो भी उसकी फाइनल आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पर शो करवाई जा सकती है, जबकि ये सारी चीजें आपको इंटरप्रेटर में देखने को नहीं मिलती। इंटरप्रेटर हमेशा कुछ इस तरह करता है कि वो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किए बगैर वो डायरेक्टली जाता है किसके अंदर, एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। यानी कि वो क्या करता है, हमने पढ़ा हुआ है कि भी असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को। कंपाइलर एज अ होल पूरे पेज को पहले ट्रांसलेट करेगा। कुछ इस तरह से एग्जांपल ले ले, एक बुक है, उस बुक का ट्रांसलेटर जो है उस पूरी बुक को पहले ट्रांसलेट करता है, उस पूरी बुक को पहले रेडी करता है, उस बुक को पहले से ट्रांसलेट करके किसी दूसरी जुबान के अंदर कन्वर्ट करके देन पब्लिश करता है। एज अ होल उसने पूरी बुक रेडी करके देन पब्लिश की। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, समझ लीजिए कैसा ट्रांसलेटर जो लाइव कम्युनिकेशन को ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि दो बंदे डायलॉग्स कर रहे हैं, दो बंदे आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं, और वो बंदा क्या करता है, उस कन्वर्सेशन को उसी वक्त ऑन द स्पॉट क्या करता है, उसको चेंज कर रहा है, यानी कि उसकी ट्रांसलेशन करी जा रहा है। तो आपका जो कंपाइलर है एज अ होल पूरे पेज को, जबकि आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो एक लाइन पहले रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसके अंदर कोई एरर आई उस एरर को रिपोर्ट भी करेगा। जबकि कंपाइलर पहले क्या करेगा, कंपाइलेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करेगा, पूरी कंपाइलेशन दे देगा, उसके बाद अगर कोई एरर्स हैं डिबगिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूटेबल बनाता है। जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता, वो हर लाइन को अलग से एग्जीक्यूट करता जाता है। ठीक है जी, कोई भी एरर आएगी उधर ही रुक जाएगा, प्रोग्राम उधर ही आपका स्टॉप हो जाएगा, आप फर्दर एग्जीक्यूशन देख ही नहीं पाओगे। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है कि आपके सारे सोर्स कोड को वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट करता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर इस काम में थोड़ा सा स्लो है। लेकिन अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो हर एक के अपने बेनिफिट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि इंटरप्रेटर जो है, क्योंकि इसमें आपने ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करवाई या इसने नहीं की, तो जाहिर है ये मेमोरी एफिशिएंट होगा, मेमोरी तो कंज्यूम होने से बच रही है ना। जबकि कंपाइलर में ऐसा नहीं था, कंपाइलर में आपकी ऑब्जेक्ट फाइल रेडी होती है, लिंकर प्रोसेस होता है, लोडिंग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि वहां पर मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा होती है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल। यहां पर वो चीज नहीं है। हाँ, वैसे अगर स्पीड के लिहाज से बात की जाए तो इंटरप्रेटर स्लो है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन डायरेक्ट करता है। ये याद रखिएगा, इसका जो इतना अपना फेज है ना, इटसेल्फ वो फेज एक खास स्पीड रखता है अपनी। आप समझ लीजिए जैसे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, इसमें आप जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल ले सकते हो, इसमें आप जो है पाइथन की एग्जांपल ले सकते हो। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इनका जो स्क्रिप्ट होता है वो इंटरप्रेटेड होता है, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट किए बगैर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी करता है, एंड देन वी आर गुड टू गो। बात समझ आ गई? होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।